बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारी एनआरई बुरगाडा की लेक्चर सीरीज, शॉर्ट लेक्चर सीरीज, जिसमें अब हीमाटोलॉजी चैप्टर में आज जो हम आपके लिए कंपैरेटिव क्वेश्चन लेके आए हैं या टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज एएलएल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एएमएल विच इज एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस हमने करना है और याद रखिएगा कि ये वो टॉपिक है जिनके अंदर से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एएलएल जो है उसकी जो मोस्ट अकरिंग एज है वो यंग एज में 0 to 15 ईयर्स तक होती है। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जबकि एएमएल की 15 से 30 ईयर्स तक है। यानी ये आप समझ लें कि 15 यंग अडल्ट एज से लेके 30 तक आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। इन दोनों के दरमियान कुछ खास सिमिलैरिटीज हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं। एक तो ये कि ये दोनों जो है वो ब्लड मैलिग्नेंसीज हैं और ब्लास्ट सेल बोन मैरो से ओरिजिनेट होती हैं दोनों, और ये दोनों अग्रेसिव नेचर की होती हैं। याद रखिएगा कि ये चूंकि एक्यूट है तो इनकी अग्रेशन बहुत ज्यादा है, तेजी से फैलने वाली है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके नेचर की, तो ये दोनों जो है वो पैनसाइटोपिनिया कर देती हैं। पैनसाइटोपिनिया का मतलब हमारी तीनों सेल लाइंस यानी न्यूट्रोपिनिया भी कर देती हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कर देती हैं और साथ अनीमिया भी कर देती हैं पेशेंट को। जब पेशेंट को न्यूट्रोपिनिया होगा तो रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे, जैसे कि माउथ अल्सर्स हो रहे हैं बार बार, पेरिफेरल एब्सेसेस बन रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब पेशेंट को बुखार हो रहा है बार बार। उसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर हो रहा है तो पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर होंगे मल्टीपल साइट्स पे। अनीमिया में आपको पता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, बालों का गिरना, नेल्स का खराब होना, ये सारा कुछ अनीमिया में होगा। लेकिन अगर हम बात करें टर्नओवर की, कि ड्यू टू इंक्रीज टर्नओवर ऑफ दीज सेल्स होता क्या है कि इसके साथ साथ हाइपर यूरिसीमिया बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बार बार सेल प्रोड्यूस होते हैं और बार बार डिस्ट्रॉय होते हैं, तो सेल का जो डीएनए है वो डीएनए टूट टूट के प्योरीन और पिरामाइडीन जो है वो बाद में यूरिक एसिड लेवल बढ़ाना शुरू हो जाते हैं। अब जब यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है तो फिर हमें गाउट के सारे फीचर आने शुरू हो जाते हैं। तो एक फार्मूलेशन है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, उस फार्मूलेशन को कहते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम पूछा जा सकता है और उसके 4 मेन फैक्टर्स हैं। गाउट यानी हाइपर यूरिसीमिया, एंड देन नेफ्रोटिक एटीएन डेवलप हो सकता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है नेफ्रोटिक की वजह से, और अल्टीमेट नेफ्रोटिक सिंड्रोम विल कॉज एक्यूट रीनल फेलियर। और याद रखें कि जब भी किसी को एएलएल या एएमएल होता है और उसको ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो तो हम एलोप्यूरिनोल के साथ उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा कि अगर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? द ट्रीटमेंट इज एलोप्यूरिनोल। ठीक है जी, ये आप सबको पता है कि ये डेरिवेटिव होता है जो है फाइबर्स का। अब आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अगर टीएलसी इंक्रीज हुआ है और इनिशियली इंक्रीज हो जाती है बोन मैरो में, तो आगे फिर क्या होगा? नॉर्मल टीएलसी लेवल हम सबको पता है 4000 से 11000 तक होता है, लेकिन एबनॉर्मली एएलएल के अंदर 50,000 से 3 लाख तक, और एएमएल में भी ये जा सकता है 3 लाख तक। लेकिन अगर ये 3 लाख से भी ज्यादा आगे चला जाए, हाइपर विस्कोसिटी कॉज कर दे, तो हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम 3 लाख से ऊपर जाके कॉज होगा और उसके बाद फिर ब्लड फ्लो नालियों के अंदर स्लगिश हो जाता है, स्लो हो जाता है। और जब ब्लड फ्लो स्लो होगा, स्लगिश होगा, तो फिर थ्रोम्बाई बनने के चांसेस होंगे और इस्कीमिया या इन्फार्क्ट डेवलप हो सकता है किसी भी ऑर्गन का। अब अगर हम बात करें दोनों के डिफरेंसेस की, तो एएलएल के अंदर एक्स्ट्रा नोडुलर इन्वॉल्वमेंट बड़ी कॉमन होती है। हाइपर जो है सिंड्रोम्स जो होते हैं जैसे ट्यूमर लाइसिस और हाइपर विस्कोसिटी, ये सब में कॉमन है, लेकिन यहां पे अनकॉमन चीजें हम डिस्कस करने लगे हैं। एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट एएलएल में होगी और हेपेटोस्प्लीनोमेगाली एएलएल में ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें एएमएल की, तो इसमें ना तो एक्स्ट्रा नोडुलर इन्वॉल्वमेंट है, और अगर हो भी तो सिर्फ स्किन की या डीआईसी या गम हाइपरप्लेजिया होता है, और हेपेटोस्प्लीनोमेगाली कम होती है एएमएल के अंदर।
अगर आप बात करें इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस की, तो हम दोनों के अंदर सीबीसी करवाएंगे, जिसके अंदर टीएलसी का लेवल बहुत ज्यादा आएगा। फिर हम पेरिफेरल ब्लड पिक्चर करवाएंगे, जिसमें 10% से ज्यादा ब्लास्ट सेल होंगे पेरिफेरल स्मीयर के अंदर। और जब आप बोन मैरो कराएंगे, तो बोन मैरो के अंदर 30% लिम्फोब्लास्टिक होंगे एएलएल के अंदर, जबकि यहां पे माइलोब्लास्ट हुआ करेंगे 30% से ज्यादा। यही इनका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि आप बोन मैरो बायोप्सी कराएंगे तो 30% से ज्यादा लिम्फोब्लास्ट आए तो एएलएल, और अगर माइलोब्लास्ट आए तो एएमएल। अब याद रखिएगा कि इसके अलावा जो हमारा टर्मिनल डीऑक्सी ट्रांसफरेज टेस्ट है, टीडीडी जिसको कहते हैं, ये पॉजिटिव टेस्ट होता है एएलएल के अंदर, लेकिन एएमएल के अंदर ये नेगेटिव होता है। उसके अलावा पीरियोडिक एसिड शिफ्ट जो है वो एएलएल में पॉजिटिव होती है और एएमएल में नेगेटिव होती है। और लास्ट के ऊपर जो हमारा एंटीबॉडीज फॉर माइलोपेरोक्सीडेज है वो नेगेटिव होती हैं एएलएल में, क्योंकि माइलो है तो ये माइलो में प्रेजेंट हो। तो ये आपने याद रखना है। आखिर पे सिर्फ मैं इतनी सी बात बताता चलूं, सीएनएस का प्रोफिलैक्सिस हमने सिर्फ और सिर्फ एएलएल में देना है। ये वो पूछते हैं कि आप सीएनएस का प्रोफिलैक्सिस देंगे या नहीं। जी बिल्कुल देंगे, और वो हम इंट्राथीकल मीथोट्रेक्सेट या हाइड्रोकॉर्टिजोन की शक्ल में देते हैं। इंट्राथीकल यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आप दे सकते हैं मीथोट्रेक्सेट को और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को सीएनएस प्रोफिलैक्सिस के लिए, ताकि सीएनएस में ये ज्यादा इन्फिल्ट्रेट ना करें। लेकिन माइलोप्रोलिफरेटिव में इसकी जरूरत नहीं है एएमएल के अंदर, माइलोब्लास्टिक के अंदर। और तीसरी बात यह है, अगर हम सिर्फ ट्रीटमेंट की बात करें मुख्तसर, जो कि अक्सर नहीं पूछा जाता, और वो फार्माकोलॉजी में हम आपको पढ़ाएंगे कि फार्माकोलॉजी जो है वो एंटी कैंसर ड्रग्स की क्या है। तो यहां पे आप याद रखें कि इसमें कीमोथेरेपी का रोल है एएलएल में, लेकिन एएमएल में कीमोथेरेपी का ज्यादा रोल नहीं है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऑन बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ज्यादा रोल है। अल्लाह ताला आपको आपके एग्जाम्स में और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए।